नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा पुनः प्रस्तुत हूँ अपने अमर्त्य वीर श्रृंखला में महान क्रांतिवीर शहीद ए आज़म भगत सिंह के जीवन चरित्र के अंतिम अतुल्य अध्यायों के साथ। देश की वर्तमान परिस्थितियों पर ब्रिटिश सरकार की पैनी नज़र थी। वह देख रही थी कि देश में अशांति और आक्रोश व्याप्त है। क्रांतिकारियों का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ रहा था। 18 नवंबर 1927 को सरकार की ओर से आए सर जॉन साइमन की कमीशन का बहिष्कार आंदोलन बड़े ज़ोर शोर से चल रहा था। नौजवानों ने भी इस आंदोलन में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा तो पूरे देश में हड़ताल रही और बम्बई में साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारों से ऐसा ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ कि अंग्रेज़ सरकार भौंचक रह गई। कमीशन दिल्ली आया तो वहाँ भी काले झंडे दिखाए गए। मद्रास में पुलिस ने गोली चलाई जिसमें 3 प्रदर्शनकारी मारे गए। उत्तर भारत में क्रांतिकारी दल पूरी तरह संगठित था। कहा जाता है कि भगत सिंह ने कमीशन को बम फेंककर खत्म कर देने की योजना बनाई थी। केंद्रीय समिति ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया था, पर इस प्रस्ताव को पूरा करने के लिए जो साधन दरकार थे वे न जुट सके। दल आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में 30 अक्टूबर 1928 को कमीशन लाहौर पहुंचा। नौजवान भारत सभा ने पहले ही से एक विराट प्रदर्शन की व्यवस्था कर ली थी। उस दिन शहर में मुकम्मल हड़ताल रही। चारों तरफ काले झंडे फहरा रहे थे। आमतौर पर टोपी पहनने का रिवाज था, लेकिन प्रदर्शन में लोग नंगे सिर आए थे। नौजवान भारत सभा प्रमुख थी, पर सभी दलों का सहयोग लिया गया था। भीड़ इतनी अधिक थी कि लगता था सारा शहर उमड़ आया है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत प्रदर्शनकारी उत्साह में भर के गा रहे थे, हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। गाड़ी आने से पहले ही प्रदर्शनकारी स्टेशन पर पहुंच चुके थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय उनका नेतृत्व कर रहे थे। जैसे ही कमीशन के सदस्य स्टेशन से बाहर आए, साइमन को बैक के गगनभेदी नारे लगने लगे। नौजवान दीवार की तरह डटे हुए थे। आगे भीड़, पीछे भीड़, बीच में लाला लाजपत राय। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पुलिस ने हल्का सा लाठी चार्ज किया। इसका कुछ भी असर ना हुआ। नौजवान चट्टान की तरह डटे रहे। रास्ता मिलते ना देखकर पुलिस अधीक्षक जे स्कॉट बौखला उठा और उसने आक्रोश में भरकर पुलिस को चारों तरफ से हमला करने का आदेश दे दिया। पुलिस वाले भूखे भेड़ियों की तरह प्रदर्शनकारियों पर टूट पड़े। उप अधीक्षक सैंडर्स ने सीधे लालाजी पर हमला किया। उसकी पहली लाठी लालाजी की छाती पर पड़ी, दूसरी कंधे पर और तीसरी सिर पर। फिर वह निर्दयता से पीटता ही रहा। भगत सिंह और नौजवान भारत सभा के दूसरे कार्यकर्ताओं ने प्रत्याक्रमण करना चाहा तो लालाजी ने उन्हें शांत रहने का संकेत किया और प्रदर्शन स्थगित कर दिया। शाम को जब सभा हुई, लालाजी आक्रोश में थे। उनसे अपना यह अपमान सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने घोषणा की
मुझ पर जो लाठियां बरसाई गई हैं वे भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। लाला जी को उसी दिन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और 18 दिन बाद यानी 17 नवंबर को अस्पताल में ही उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। एक बार पूरा शहर उमड़ आया। लाला जी के निवास स्थान से रावी का तट, जहाँ दाह संस्कार होना था, 4 मील के फासले पर था। अर्थी का जुलूस सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम को वहाँ पहुँचा। वह जुलूस लाला जी के प्रति अपार श्रद्धा का प्रतीक था। वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के नेता थे। उनका यह अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान था। नौजवानों ने स्कॉट की हत्या करके अपमान का बदला लेने की योजना बनाई। 10 दिसंबर को मजंग हाउस में दल की फिर एक बैठक हुई। इस बैठक में स्कॉट की हत्या के लिए 17 दिसंबर का दिन निश्चित किया गया और तय पाया कि हफ्ता भर सिविल सचिवालय में, पुलिस कार्यालय का, उसके आसपास का और स्कॉट की गतिविधियों का निरीक्षण किया जाए। यह काम पूरा हुआ और वे लोग 17 दिसंबर को वहाँ पहुँच गए। गोली भगत सिंह को चलानी थी और राजगुरु उनका सहायक था। जयगोपाल स्कॉट को पहचानता था, इसलिए उसे यह काम सौंपा गया था कि ज्यों ही स्कॉट दफ्तर से निकले वह भगत सिंह को इशारा करते। 4:20 पर सैंडर्स दफ्तर से बाहर निकला और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होने लगा। जयगोपाल ने उसी को स्कॉट समझकर इशारा कर दिया। पहली गोली राजगुरु ने चलाई, जो सैंडर्स के सिर में लगी और वह साइकिल समेत धरती पर लुढ़क गया। भगत सिंह ने 3-4 गोलियां और दाग दी ताकि वह वहीं खत्म हो जाए। इसके बाद वे दोनों भागकर डीएवी कॉलेज के अहाते में चले गए, जो पुलिस दफ्तर के बिल्कुल सामने था। चानन सिंह नाम के एक हेड कांस्टेबल ने उनका पीछा किया। आज़ाद ने उन दोनों की रक्षा का काम अपने जिम्मे ले रखा था। पहले तो आज़ाद ने चानन सिंह को पीछा करने से मना किया। जब वह नहीं माना तो आज़ाद ने उसे गोली मार दी और वह वहीं ठंडा हो गया। वे तीनों भागकर डीएवी कॉलेज हॉस्टल में चले गए। अगली सुबह लाहौर की दीवारों पर एक गुलाबी रंग का पोस्टर चिपका हुआ था, जिसका मजमून था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना नोटिस, नौकरशाही सावधान, जेपी सैंडर्स की मृत्यु से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया है। यह सोचकर कितना दुख होता है कि जेपी सैंडर्स जैसा एक मामूली पुलिस अफसर के कमीने हाथों देश की 30 करोड़ जनता द्वारा सम्मानित नेता पर हमला करके उनके प्राण ले लिए गए। राष्ट्र का यह अपमान हिंदुस्तान के नवयुवकों को चुनौती था। आज संसार ने देख लिया कि हिंदुस्तान की जनता निष्प्राण नहीं हो गई है, उसका खून जम नहीं गया है। वह अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा सकती है और यह प्रमाण देश के उन युवकों ने दिया है जिनकी स्वयं इस देश के नेता निंदा और अपमान करते हैं। अत्याचारी सरकार सावधान, हमें एक आदमी की हत्या करने का खेद है, परंतु यह आदमी निर्दयी, नीच और अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंग था, जिसे समाप्त कर देना आवश्यक था। इस आदमी का वध हिंदुस्तान के ब्रिटिश शासन के करिंदे के रूप में किया गया है। यह सरकार संसार की सबसे अत्याचारी सरकार है। मनुष्य का रक्त बहाने के लिए हमें खेद है, परंतु क्रांति की बलिवेदी पर खून बहाना अनिवार्य हो जाता है। हमारा उद्देश्य ऐसी क्रांति से है जो मनुष्य द्वारा
मनुष्य के शोषण का अंत कर देगी। इनकलाब जिंदाबाद। यह पोस्टर रातों रात छपा और नौजवानों ने अपने हाथों से इसे दीवारों पर चिपकाया। पुलिस सोती रह गई, उनकी छाती पर से सांप गुजर गया। वो बड़ी परेशान थी। नौजवान भारत सभा और स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों की धरपकड़ शुरू हुई। घरों की तलाशियां हुई, पूछताछ हुई और तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। किसी को कुछ मालूम हो तब तो पता चले। पुलिस सतर्क थी और शहर सभी रास्तों की नाकाबंदी कर गई थी। भगवती चरण वोहरा उन दिनों पकड़धर से फरार थे, लेकिन उनकी दूरदर्शिता देखिए। वह चुपचाप से घर आकर दुर्गा भाभी को 1000 रुपया रखने को दे गए। फर्स्ट क्लास का एक कूपा एक नकली नाम से कलकत्ता के लिए रिजर्व था। अगले दिन सुबह 5 बजे तारों की छांव में भगत सिंह सिर पर फेल्ट हैट लगाए, ऊंचे उठे कॉलरों का ओवरकोट पहने, बाईं तरफ अपने बेटे, जो वास्तव में भगवती चरण के बेटे थे, को गोद में संभाले, दायां हाथ ओवरकोट की जेब में पिस्तौल के घोड़े पर टिकाए, बाईं तरफ अपनी सुंदर पत्नी, जो कि दुर्गा भाभी थी, को लिए शांत धीर गति से प्लेटफॉर्म पार कर अपने रिजर्व डिब्बे में आ बैठे। साथ में एक शानदार बिस्तर और अटैची थी। पीछे पीछे नौकर के भेष में राजगुरु पुरानी दरी में लिपटा अपना बिस्तर उठाए आ रहा था। भगत सिंह कुंवारे थे। बेटे और पत्नी के साथ स्टेशन पर आने की बात पुलिस सोच ही नहीं सकती थी। बहरहाल भगत सिंह जब आगरा आए, उनके मस्तिष्क में फ्रांसीसी क्रांतिकारी फेलां के ये शब्द गूंज रहे थे, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है। दूसरे क्रांतिकारी साथी वहाँ पहले से मौजूद थे। हींग की मंडी और नमक की मंडी में 2 मकान लिए गए थे। सैंडर्स वध के बाद क्रांतिकारियों की प्रतिष्ठा बढ़ी थी और पैसा आसानी से मिल रहा था। संगठन की केंद्रीय समिति ने असेंबली में बम फेंकने की भगत सिंह की योजना स्वीकार कर ली थी और तैयारी शुरू कर दी थी। जयदेव कपूर दिल्ली में रहकर स्थिति का अध्ययन करते रहे और उन्होंने ऐसे संबंध बनाए जिनसे असेंबली भवन में जाने के पास आसानी से मिल सके। पहले जयदेव स्थिति का अध्ययन करते रहे, फिर दूसरे साथियों द्वारा स्थान और स्थिति की छानबीन की गई। इसी उद्देश्य से एक दिन भगत सिंह भी असेंबली में गए। मार्च के महीने में केंद्रीय असेंबली में 2 बिल पास होने थे। एक पब्लिक सेफ्टी बिल यानी कि जन सुरक्षा बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल यानी कि औद्योगिक विवाद बिल। पहले बिल का उद्देश्य समाजवादी विचारों और उनके प्रचार प्रसार को रोकना था और दूसरे बिल का उद्देश्य मजदूरों को हड़ताल के अधिकार से वंचित करना था। जाहिर था कि ये दोनों दमनकारी बिल क्रांतिकारी विचारों और क्रांतिकारी शक्तियों को कुचलने के लिए बनाए गए थे। जनमत इन बिलों के खिलाफ था। फिर भी वायसराय अपने विशेष अधिकारों से उन्हें कानून बना देगा। सोचा यह गया कि जिस दिन इन बिलों को वायसराय के विशेष अधिकार से कानून बनाने की घोषणा की जाए, असेंबली में बम उसी दिन फेंके जाए। बम फेंकने का निर्णय लिया जा चुका था और इस काम के लिए 2 सदस्यों को भेजना था। अब निर्णय लेना था कि किन्हें भेजा जाए। सुखदेव चाहते थे कि भगत सिंह अवश्य जाएं, क्योंकि दल के उद्देश्यों की व्याख्या कोई दूसरा
नहीं कर सकता था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल को असेंबली बहुमत से रद्द कर चुकी थी। 9 अप्रैल को वहाँ यह घोषणा होनी थी कि वायसराय ने अपने विशेष अधिकार से उन्हें स्वीकृत कर दिया है। ज्यों ही जॉर्ज शूस्टर यह घोषणा करने के लिए अपने स्थान से उठा, पहला बम भगत सिंह और दूसरा बटुकेश्वर दत्त ने पहले से चुनी हुई खाली जगह पर फेंक दिया। विस्फोट से धमाका हुआ और सदन नीले धुएं से भर गया। सर जॉर्ज शूस्टर डर के मारे अपने डेस्क के नीचे छिप गया। सर जॉन साइमन भी सदन में मौजूद था। वह भी दुम दबाकर भाग गया। देखते ही देखते सदन खाली हो गया। बम विस्फोट के बाद भी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी जगह पर धीर स्थिर खड़े भगदड़ मचती देख रहे थे। दोनों ने इनकलाब जिंदाबाद तथा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लाल रंग के पर्चे फेंके, जिनकी प्रारंभिक पंक्तियां इस प्रकार थीं: बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। सदन में सर्जन टेरी और इंस्पेक्टर जॉनसन थे। दोनों घबराए हुए थे। अपनी जगह पर शांत खड़े भगत सिंह और दत्त के करीब जाने का उनमें साहस नहीं था। भगत सिंह के हाथ में बड़ी हुई पिस्तौल थी, जिसे वह उंगलियों पर घुमाकर खेल रहे थे। पहले सर्जन टेरी ही डरते डरते आगे बढ़ा और फिर इंस्पेक्टर जॉनसन। जब भगत सिंह ने अपनी पिस्तौल एक डेस्क पर रख दी थी, तब अंग्रेज पुलिस अफसरों की जान में जान आई और गिरफ्तारी संभव हो सकी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली से गिरफ्तार हुए और उन्होंने वाकई अदालत को अपने विचारों के प्रचार के लिए मंच बनाया। उन्होंने सेशन जज की अदालत में हमने बम क्यों फेंके बयान में कहा था, हमारे विरुद्ध गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। हम इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। पहला, सदन में बम फेंका गया। ऐसा हुआ तो इसका क्या कारण था? दूसरा, निम्न न्यायालय ने जिस प्रकार आरोप लगाया है वह सही है या नहीं? प्रथम प्रश्न के लिए हमारा उत्तर स्वीकारात्मक है, परंतु साक्षियों ने घटना का असत्य वर्णन प्रस्तुत किया है। हम यह बयान करते हैं कि सर्जन टेरी का यह कथन जानबूझकर बोला गया असत्य है कि उन्होंने हम में से एक के हाथ से पिस्तौल छीनी। भगत सिंह और उनके साथियों ने आतंकवाद को क्रांति में बदल दिया था। उन्होंने जो एक्शन किए, उनका उद्देश्य जनता की चेतना के स्तर को ऊंचा उठाना और क्रांति के लिए तैयार करना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखा गया। वहां उन्होंने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें जो कुछ कहना है वो अदालत में कहेंगे। पुलिस ने उन्हें दिल्ली जेल भेज दिया। 3 मई को किशन सिंह दिल्ली जेल में भगत सिंह से मिले। बैरिस्टर आसिफ अली भी उनके साथ थे। किशन सिंह चाहते थे कि मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा जाए, पर भगत सिंह बचाव की दृष्टि से मुकदमा लड़ने के विरुद्ध थे। उनके लिए यह सिद्धांत के प्रचार का मोर्चा था। 7 मई को जेल के अंदर अंग्रेज मजिस्ट्रेट पुल की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। चुने हुए प्रतिनिधियों, अभियुक्तों के निकट संबंधियों और वकीलों के अतिरिक्त किसी को भी अदालत में आने नहीं दिया गया। सरकार के अपने पक्ष प्रस्तुत किए जाने पर भगत सिंह ने कहा, हम लोग अपना बयान सेशन जज की अदालत में ही देंगे। इसलिए भारतीय दंड विधान की धारा 3 के तहत मुकदमा सेशन जज मिडलटन की अदालत में भेज दिया गया।
दिल्ली जेल में 4 जून को मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। सरकारी गवाहों के बयान के बाद भगत सिंह ने अपनी और बटुकेश्वर दत्त की ओर से जो ऐतिहासिक बयान दिया, उसके कुछ अंश में बम फेंकने के अभिप्राय की व्याख्या की गई थी। भगत सिंह ने कहा, निम्न अदालत में हमसे पूछा गया था कि इनकलाब से हमारा क्या भाव है। इस प्रश्न के उत्तर में मैं कहूँगा कि क्रांति के लिए रक्त रंजित लड़ाइयाँ अनिवार्य नहीं, उसमें व्यक्तिगत रूप से प्रतिशोध की ही गुंजाइश है। क्रांति बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं। क्रांति से हमारा प्रयोजन यह है कि अन्याय पर टिकी वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। उत्पादक अर्थात मजदूर समाज का आवश्यक अंग है, लेकिन शोषक उसके श्रम के फल और मौलिक अधिकारों से उसे वंचित कर देता है। दूसरी ओर सबके लिए अन्न उगाने वाला किसान अपने परिवार समेत भूखों मरता है। बुनकर अपना और अपने बच्चों का तन तक नहीं ढक सकता। राज, लोहार तथा तरखान जो शानदार भवनों का निर्माण करते हैं, गंदी झोपड़ियों में रहते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। दूसरी ओर समाज का खून चूसने वाले पूंजीपति करोड़ों रुपया अपनी सनक पूरी करने में बहा देते हैं। इस भयंकर जबरदस्ती ठूंसे गए भेदभाव का परिणाम अफरा तफरी हो गई। यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रह सकती। यह स्पष्ट है कि वर्तमान समाज व्यवस्था जो दूसरों की मजबूरी पर रंगरलियां मना रही हैं, एक ज्वालामुखी के मुंह पर बैठी हैं। इन विचारों से प्रेरित होकर हमने एक समुचित और जोरदार चेतावनी दी है। मनुष्य से आज़ादी का अधिकार छीना नहीं जा सकता। इन आदर्शों और इन विचारों के लिए दिए जाने वाले हर दंड का हम मुस्कुराते हुए स्वागत करेंगे। इस महान ध्येय के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं माना जा सकता। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के इस बयान ने तहलका मचा दिया। दल ने अदालत को मंच बनाने के लिए जिस उद्देश्य से बम फेंका था, वह उद्देश्य पूरा हुआ। भारतीय जनता और अखबारों ने इस मुकदमे को जो महत्व दिया, उससे यह मुकदमा ऐतिहासिक बन गया। बयान के साथ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्र भी छपे। उनके चेहरे पर जो निर्भीकता और तेजस्विता थी, वह इस बयान के शब्द शब्द से झलकती थी। दोनों वीर अपनी जान हथेली पर रखे हुए थे और उनके ये शब्द कि क्रांति की इस वेदी पर हम अपना यौवन धूप बत्ती की भांति जलाने को प्रतिबद्ध हैं, उनके इस संकल्प का प्रमाण थे, जो ध्वनित प्रतिध्वनित होते हुए चारों दिशाओं में फैल गए, वातावरण का अभिन्न अंग बन गए। यह प्रतिध्वनि आज भी सुनाई पड़ती है। हवा में रहेंगी मेरे ख्यालों की बिजलियाँ। 10 जून को मुकदमे की सुनवाई समाप्त हुई और 12 जून को सेशन जज ने दोनों अभियुक्तों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। इसके बाद भगत सिंह को मियांवाली जेल और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। 30 जून को अखिल भारतीय स्तर पर भगत सिंह दिवस मनाया गया। जुलूस निकले, जलसे हुए और बहुत से लोगों ने, विशेषकर बंगाल में, उस दिन उनकी हमदर्दी में उपवास किया। इस दौरान क्रांतिकारी एक के बाद एक गिरफ्तार होते चले गए। लाहौर में सैंडर्स हत्याकांड के संबंध में षड्यंत्र का मुकदमा चलाने का निर्णय हो चुका था। भगत सिंह मुख्य अभियुक्त थे। उन्हें मियांवाली जेल से लाहौर लाया गया। 10 जुलाई 1929 को यह मुकदमा मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण की अदालत में शुरू हुआ। लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चालू हुआ तो क्रांतिकारी अपने मन में
स्पष्ट थे कि उन्हें क्या करना है। भगत सिंह ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जिसमें वे स्वयं, सुखदेव और विजय कुमार सिंह थे। इस समिति का काम था कि मुकदमे के उपलक्ष्य में मिले हुए रंगमंच का इस प्रकार उपयोग किया जाए कि अधिक से अधिक प्रचार हो सके। कहना नहीं होगा कि सरकार इस उद्देश्य को पूरा नहीं होने देना चाहती थी, पर भगत सिंह भला कब चूकने वाले थे। वह जबरदस्ती अपने बयान अदालत में ही देते थे। अभियुक्त इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दुनिया भर के मजदूरों एक हो के नारे लगाने और राष्ट्रीय गीत गाने के बाद मुट्ठियां तान तार कर, झूम झूम कर राम प्रसाद बिस्मिल की प्रसिद्ध गज़ल के शेर भी गाते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। वे सर पर कफन बांध कर निकले थे और मौत का भय मन से निकाल दिया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने जिस साहस, सूझबूझ और निर्भीकता का परिचय दिया, उसने मानव हृदय को दूर दूर तक प्रभावित किया। इस मुकदमे की खबर विदेशों में पहुंची। पोलैंड की एक महिला ने रुपए भेजे और लिखा, मुझे इस मुकदमे की कार्रवाई की खबर बराबर भेजी जाए। इस मुकदमे को लेकर देश में जो आंदोलन चले, उन्होंने अनेक निष्क्रिय व्यक्तियों को सक्रिय और अराजनैतिकों को राजनैतिक बनाया। इस आंदोलन को उन नेताओं को भी सहयोग प्राप्त हुआ जो वैचारिक दृष्टि से इन क्रांतिकारी युवकों से सहमत नहीं थे। 7 अक्टूबर 1930 को मुकदमे का फैसला सुनाया गया। यह फैसला 281 पृष्ठों पर फैला हुआ था। अभियुक्तों को ये सजाएं दी गई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी, किशोरी लाल, महावीर सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, गया प्रसाद, जयदेव कपूर, कमलनाथ तिवारी को आजन्म काला पानी, कुंदन लाल 7 वर्ष, प्रमोदत्त 5 वर्ष कैदे बामुशक्कत। अजय घोष, सुरेंद्रनाथ पांडे और जितेंद्र नाथ सान्याल को रिहा कर दिया गया। सरकार ने बड़ी सावधानी बरती कि फैसले की खबर जनता में फैले न पाए, पर यह कैसे मुमकिन था जब छोटी सी छोटी बात चट बाहर चली जाती थी। यह इतनी बड़ी खबर जिसका लोगों को पिछले कई दिनों से इंतज़ार था, कैसे छिपती। सरकार ने 144 धारा लगा रखी थी। पुलिस का प्रबंध करा था। खबर के फैलते ही लोग अपने घर बार से बाहर निकल आए। हड़तालों, जुलूसों और प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। जन आक्रोश शासकीय बर्बरता से लुहा ले रहा था और सजाएं रद्द कराने की मांग दिन ब दिन बढ़ रही थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत के चंगुल से मुक्त कराने का संघर्ष और प्रयास जारी रहा और आशा बनी रही। मौत की सज़ा सुनने के बाद बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है, पर भगत सिंह इसके बाद भी शांत और स्थिर रहे। भगत सिंह ने अंग्रेज सरकार के अन्याय, अत्याचार और दमन के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया। सारा देश आक्रोश से उबल रहा था। बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं ने, पंडित मदन मोहन मालवीय तक ने
फांसी की सज़ा की खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन गांधी जी चुप सधे रहे। बात यह भी कही जाती है कि भगत सिंह के रिहाई के मांग करने में गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत आड़े आया। भगत सिंह लेनिन की जीवनी की समीक्षा नामक पुस्तक सारे दिन मनोयोग से पढ़ते रहे। जब जल्लाद उन्हें लेने के लिए उनकी कोठरी में आए तो 1.5 पृष्ठ पढ़ना बाकी रह गया था। भगत सिंह हाथ उठाकर बोले, ठहरो, एक बड़े क्रांतिकारी की दूसरे बड़े क्रांतिकारी से मुलाकात हो रही है। जल्लाद वहीं ठिठक गए। भगत सिंह ने पुस्तक समाप्त की, उसे सोल्लास छाती की ओर उछाला, फिर दोनों हाथों से थामकर फर्श पर रखा और कहा, चलो। उन्हें 23 मार्च 1931 को 7 बजे शाम सेंट्रल जेल लाहौर में फांसी दी गई। जब उन्हें फांसी की काली वर्दी पहनाकर बाहर लाया गया तो भगत सिंह बीच में थे, सुखदेव उनके बाएं और राजगुरु दाएं थे। भगत सिंह ने अपनी दाईं भुजा राजगुरु की बाईं भुजा में डाल दी और बाईं भुजा सुखदेव की दाईं भुजा में। तीनों ने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और संवेद स्वर में गाना शुरू कर दिया। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन न आएगी। इससे पहले और इसके बाद जितनी फांसियाँ हुईं वे सब सवेरे ही हुईं और शव वारिसों को दे दिए गए। पर इन तीनों को पहली बार शाम को फांसी दी गई और उनके शव रात को चुपके चुपके सतलुज के किनारे फिरोजपुर के नज़दीक हुसैनी वाला में जला दिए गए ताकि जनता को कानो कान खबर ना हो। क्रांति एक समग्र प्रक्रिया है। क्रांतिकारी पार्टी को न सिर्फ राजनीति में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी भूमिका निभानी होती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 6 जून को अदालत के सामने अपने ध्येय की व्याख्या इन शब्दों में की, हमारी दृष्टि में बल प्रयोग उस समय अन्यायपूर्ण होता है जब वह आक्रामक नीति से किया जाए और वह हमारी दृष्टि में हिंसा है, परंतु जब शक्ति का प्रयोग किसी विहित यानी समाज सम्मत उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए तो वह नैतिक दृष्टि से न्याय संगत हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उस वक्त के सर्वोच्च नेताओं ने पुरजोर तरीके से भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने की कोशिश नहीं की।